हमास ने इस्राएल में घुसकर आईडीएफ के हथियार हथिया लिए और एक एटीवी भी साथ ले गए। इस्राएल वैसे तो हमास के हथियार छीनने का प्लान बना रहा है, लेकिन आज जो खबर आई है वो बताती है कि गजा में खेल उल्टा हो गया है। सबसे पहले तो आप 24 अक्टूबर 2025 को छपी जेरूसलम पोस्ट, जो कि इस्राएली अखबार है, उसकी ये हेडलाइन देख लीजिए, जो ये बताती है और लिखती है कि हमास के जंगजू इस्राएल की सरहद तोड़कर अंदर दाखिल हुए और एक इस्राएली रिजर्व सिपाही की एटीवी गाड़ी लेकर फरार हो गए। दोस्तों, ये खुद इस्राएली अखबार का दावा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सोशल मीडिया पर इस्राएल के सपोर्टर एक एक्स हैंडल से आया वो वीडियो देखिए, जहां हमास की रदा और सहम पुलिस यूनिट्स इस्राएली गाड़ियों और हथियारों को अपनी गाड़ियों में बांधकर घसीटते हुए रफा की तरफ ले जा रही हैं। ये कहा गया है इस वीडियो के साथ, वीडियो देखिए। ओपन सोर्स इंटेल इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके साथ लिखता है वीडियो शेयर करते हुए कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है इस्राएली फौज की एक एटीवी, मोटरसाइकिल, M16 राइफलें, हेलमेट, यूनिफॉर्म और यहां तक कि कैश, पैसा, सब कुछ हमास के हाथ में है। फिर द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में उस रिजर्विस्ट फौजी के घर वालों का बयान छापा गया है। वो कहते हैं, हमारा बेटा छुट्टी पर था, उसे लगातार सरहद महफूज करनी थी, लेकिन हमास के लोग अंदर घुसाए, सब कुछ लूट ले गए, हम खुद महफूज नहीं रहे। अब सवाल ये है कि महफूज भाई कहाँ है? ये खैर बात बीच में अलग आ गई। सवाल यह है कि अगर ये इस्राएल की सबसे मजबूत सरहद थी तो हमास के लड़ाके इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो गए इस्राएल में? कहानी में जितनी दहशत है उतनी ही शर्मिंदगी भी है, क्योंकि अब इस्राएल की फौज के हथियार, उसकी गाड़ियां और उसका भरोसा सब कुछ हमास के हाथों में नाच रहा है। ये वीडियो 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन उसकी डिटेल्स आज छपी हैं, लिहाजा बिना डिटेल के मैंने कोई खबर देना लाजमी नहीं समझा और इस वीडियो को आज तक संभाल कर रखा। हाँ, इस्राएल कह रहा है कि रिजर्विस्ट फौजी की एटीवी है, जबकि इस्राएल परस्त जो एक्स हैंडल है वो ये कह रहा है कि इस्राएल ने जिन लोगों को गजा में हथियार दिए हैं, अल शहाब वगैरह, ये उन लोगों के हथियार और एटीवी हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। अब सुनिए इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की वो खबर डिटेल में, जिसने इस्राएली हुकूमत और फौज दोनों को शर्मिंदा कर दिया। हमास के जंगजू इस्राएल की सरहद में घुसे और फौज के रिजर्व सिपाही की एटीवी उठा ले गए। इसका सीधा मतलब यह है कि इस्राएल की सबसे सिक्योर सरहद अब हमास खुलेआम तोड़ भी रहा है और उसमें आ जा भी रहा है। मकाम मोशाव कलाहिम नाम की इस्राएली बस्ती में रहने वाले अवीब मुआजिज की ये कहानी है, जो कि आईडीएफ की पैराट्रूपर ब्रिगेड में फौजी सिपाही है। उसने इस्राएली मीडिया को ये बताया कि जंग के बीच मुझे घर लौटना पड़ा क्योंकि अब्बा कैंसर से बीमार थे। वो भी अब अब्बा और एम्मा कहते हैं। यौम किप्पूर के दिन जब मैं सिनेगॉग से लौटा तो देखा मेरी एटीवी गायब थी। बाद में टिकटॉक पर उसी एटीवी की वीडियो हमें दिखाई दी। पहचान के सारे निशान भी वही थे जो हमारी एटीवी पर थे, लेकिन वो एटीवी अब गजा में थी, हमारे पास नहीं। उस बंदे की बहन ने बताया कि मैं घर पर थी, बुखार में सो रही थी और चोर दीवार फांदकर अंदर आए, चाबी उठाई और गाड़ी खींच ले गए। बाद में हमें वीडियो मिली, वही गाड़ी थी, हमारी गाड़ी, जो अब हमारे पास नहीं थी। ये 2 तस्वीरें एटीवी की चोरी से पहले और बाद की हैं। एक में उसका मालिक उस पर बैठा है, यही वो बंदा है जो रिजर्विस्ट फौजी है। दूसरी फोटो में हमास का एक नकाबपोश फाइटर उस एटीवी पर खड़ा हुआ है, सवार है। तो ये उस एटीवी की तस्वीर है। बाकी ओपन सोर्स ने तो हथियार, कैश, मोटर बाइक सबकी बात कही है। इस्राएली मीडिया पूछ रहा है, अगर ये सरहद 2 साल की जंग के बाद भी इतनी कमजोर है तो क्या सीजफायर के बहाने हमास अब फौज के हथियार और गाड़ियां जमा कर रहा है? क्या ये नई जंग की तैयारी हो रही है? इस्राएली कह रहे हैं, हमें एटीवी वापस नहीं चाहिए, बस फौज को नींद से जगा दो, वरना अगला 7 अक्टूबर दोबारा से होगा। टिकटॉक पर जारी नई फुटेज में हमास के लड़ाके उस एटीवी पर सवार नजर आते हैं, हाथ में राइफलें, और उनके पीछे ट्रक उस गाड़ी को खींच रहा है, यानी एक बड़ी एसयूवी, वहां ट्रक ही कहते हैं। सीन ऐसा जैसे कोई लूट का जुलूस निकला हो, लिखता है अखबार।
इस्राएली पुलिस ने बयान जारी किया कि जांच जारी है, लेकिन इलाके के लोग साफ कह रहे हैं हमने वीडियो ढूंढी, सबूत दिए, बस फौज और इस्राएली पुलिस को शर्म नहीं आई। अब सवाल यह है कि इतनी सख्त नाकेबंदी, इतने ड्रोन, इतनी सैटेलाइट्स, फिर भी अगर हमास के फौजी या हमास के लड़ाके एक इस्राएली फौजी की एटीवी गजा ले जा सकते हैं, तो इस्राएल का असली सिक्योरिटी सिस्टम अब किसके पास है? सवाल तो ये भी है कि क्या ये चोरी और सरहद तोड़ने की हरकत कहीं जानबूझकर तो नहीं होने दी गई ताकि इस्राएल गजा में फिर कोई एक्शन ले सके? खबरों को हमेशा दोनों नज़रिए से सोचना चाहिए। एक नज़रिया प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है। अब एक अलग खबर सुनिए। इस्राएली फौजी खुद भी आईडीएफ के हथियार चोरी कर रहे हैं और पकड़े गए हैं। अबू गोश में रहने वाले एक इस्राएली रिजर्विस्ट के घर पर छापा मारा गया और यहां पुलिस की आंखें खुली रह गईं। बड़ी तादाद में फौजी हथियार और गोलियां मिली हैं। हुब मैगजीन थी। इस मुलजिम इस्राएली फौजी ने दलील दी कि वो ये सारा सामान, सारे हथियार गाड़ी में नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए घर ले आया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। आज जुमा है। गजा में सीज फायर के बाद एक बार फिर सुकून से नमाज जुमा अदा की गई, लेकिन 2 साल की बमबारी में तमाम मस्जिदें तबाह कर दी गई हैं। जो थोड़ी बहुत बची भी हैं वो भी अब बेघर लोगों का ठिकाना बन गई हैं। गजा की अल शाफई मस्जिद अब मलबे में तब्दील होकर मजलूमों का सहारा बन गई है। जिस मस्जिद को इस्राएली फौज ने तबाह कर दिया वो ही आज बेघर फ़लस्तीनियों का आसरा बन गई है। गजा सिटी की अल शाफई मस्जिद जो पहले नमाज और इल्म की जगह थी, अब उसके गिर चुके गुंबदों तले बच्चे सोते हैं, माएँ खाना पकाती हैं और मलबे के बीच मजलूम फ़लस्तीनी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस अल शाफई मस्जिद का हर कोना जली हुई ईंटों से ढका है, पर दीवारों से अब भी अजान की गूंज की यादें टपकती हैं। लोग कहते हैं मस्जिद तो गिर गई, मगर हमारी उम्मीद नहीं गिरी, हमारा ईमान नहीं गिरा। गजा की ये तस्वीरें दुनिया के ज़मीर पर एक और वार है, एक और तमाचा है, जहां इबादत गाहें अब पनाह गाहें बन चुकी हैं और तबाही के बीच इंसानियत नमाज अदा कर रही है। गजा बनेगा कब्रिस्तान या मैदान ज़िंदगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 30 साल तक ज़मीन के नीचे बम और बारूद छुपे रहेंगे। इंसानी मदद के इदारे ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूजन ने गजा को एक ऐसी खौफनाक बेनक्शा माइंड फील्ड बताया है जहां ज़मीन के नीचे मौत दबी है और ऊपर ज़िंदगी कांप रही है। इदारे के एक्सपर्ट निक और का कहना है कि गजा की ज़मीन से हर बिना फटा हुआ बम निकालना एक नस्ल दर नस्ल काम है। ऊपरी सतह की सफाई में ही 20 से 30 साल लग जाएंगे और पूरी तरह इन तक पहुंचना तो कई पीढ़ियों का मामला है। यानी गजा की ज़मीन में जितनी माइंस, जितना बारूद बिछा हुआ है वो 20-30 साल से पहले नहीं निकलेगा और हादसे होते रहेंगे। अब तक 53 से ज़्यादा लोगों की मौतें और सैकड़ों जख्मी सिर्फ उन बमों से हुए जो फटे नहीं थे। यूएन का डेटा भी यही बता रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मानी जा रही है। निक और की 7 मेंबर वाली टीम ने अस्पतालों और बेकरी जैसी अहम इमारतों के आसपास खतरे का नक्शा तैयार करना शुरू किया है, मगर इस काम के लिए इस्राएल की मंजूरी नहीं मिली है और ख़ास औजारों के इजाज़तनामे पर रोक लगी हुई है। इदारा अब डेटोनेशन की जगह बर्न आउट टेक्निक्स अपनाने की कोशिश में है, ताकि इन बमों को ब्लास्ट करके नहीं बल्कि हल्के हल्के जलाकर बेअसर किया जाए। गजा के लिए ये सीज़ फायर अब सिर्फ आज़ादी का नहीं बल्कि हर कदम पर छिपी मौत से जिंदा बचने का सीज़ फायर भी बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि साहब गोई से फैक्ट्स के साथ आपके सामने जो मैंने खबरें रखी हैं वो आपको पसंद आई होगी। खबरें अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सी खबरों को रोक लेता हूँ। जब तक मेरे पास कुछ पुख्ता डिटेल या सोर्स नहीं होता तब तक मैं उन्हें जारी नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सच्चाई। और गज़ा के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में कोई झूठ बोले, जहाँ मज़लूमों की भीड़ लगी हुई है उनके बारे में झूठ बोले, वो ठीक नहीं है। मैं वो काम नहीं कर सकता। बहुत से मुझसे पूछते हैं अबू उबैदा का बताइए, जिन्हें अबू उबैदा के बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, अगर वो ठीक ठाक अभी होते हैं सही हालत में,
तो अब तक उनका बयान तो सीज फायर के बाद आता नहीं आया है। इसका मतलब या तो वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है, या अंडरग्राउंड है, या फिर जो भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।